अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 19 हमारे पास था यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और स्टूडेंट्स उसमें जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, सबसे पहला जो टॉपिक आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग था वो था प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था यहाँ पे लेजर्स। और लेजर्स में मैंने आपको कहा था कि लेजर जो है वो फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और फेडरल बोर्ड में काफ़ी दफ़ा लेजर जो है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो अब हमने लेजर का पार्ट 1 पहले जाके देखें, ये लेजर्स का जो है वो पार्ट 2 है। और जो स्टूडेंट्स हमने लेजर में जो पार्ट 1 में चीज़ें डिस्कस की थी, हमने डिस्कस किया था कि लेजर का कंसेप्ट असल में कहाँ से आया और जो लेजर की प्रॉपर्टीज ऐसी क्या हैं जो एक नॉर्मल लाइट में नहीं होती। और उसके बाद हमने कहा था कि लेजर को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको समझनी चाहिए। और जिसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, हमने आपके यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन और आपके यहाँ पे इंड्यूस्ड इमिशन और यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन, जो कि एक नया कंसेप्ट था जो कि आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था 1900 में और उसको फिर प्रैक्टिकली वर्क किया 1960 में और उसकी वजह से हमें यहाँ पे लेजर लाइट मिली। और स्टूडेंट्स जो कुछ एक जो चीज़ रह गई थी, क्योंकि हमें लेजर परफॉर्म अगर हमने करवानी है तो सबसे पहले हमें पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वर्जन करना पड़ती है। तो आज का जो टॉपिक है वो पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वर्जन पे है और उसके बाद हम देखेंगे कि लेजर किस तरह एक्शन करती है, परफॉर्म करती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो चीज़ समझने के लिए आपके पास उससे पहले एक चीज़ जरा समझनी होगी और वो है आपके पास यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग। अब ऑप्टिकल पंपिंग में अगर आप देखें, ऑप्टिकल का वर्ड जो आया है वो लाइट से आया है और जो पंपिंग का मतलब है किसी चीज को रेस करना, ठीक है। तो ऑप्टिकल पंपिंग स्टूडेंट्स एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आप लाइट को यूज करते हो इलेक्ट्रॉन्स को रेस करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स को रेस हम कहां से कहां करेंगे? एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से। तो अगर आप लाइट का यूज करो और अगर आप लाइट को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को रेस करो या आप उनको आप यहाँ पे कहां से कहां करोगे रेस? आप लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे रेस करो, उस प्रोसेस को नाम दोगे आप ऑप्टिकल पंपिंग। स्टूडेंट्स ये मैंने एक डायग्राम भी बनाई जिसमें ऑप्टिकल पंपिंग शो हो रही है और अगर आप इस डायग्राम में देखो तो समझ लो यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट थे एक लोअर एनर्जी लेवल पे। तो E1 जो है वो एक लोअर आपका एनर्जी लेवल है और E2 जो है एक हायर एनर्जी लेवल है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं 3 फोटॉन्स लेकर आया लाइट के और वो 3 फोटॉन्स मैंने इन 3 एटम्स के ऊपर एक्साइट करवाए या फॉल करवाए। जब मैंने इन 3 अब एटम्स के ऊपर ये 3 फोटॉन्स फॉल कराए तो ये जो 3 एटम्स थे या 3 इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक और चीज जो आपको थोड़ी सी बुक की रीडिंग में कंफ्यूज करेगी, आप बेशक इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड यूज करो या बेशक आप यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स, एक ही बात है। क्योंकि एटम्स को एक्साइट करने का मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हो। तो बुक की थ्योरी में आप इस चीज से कंफ्यूज ना होइएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है या आपके पास यहाँ पे इनको एक्साइट करना है, एटम्स को। तो 3 फोटॉन्स है, इन 3 फोटॉन्स को मैंने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स या इन 3 यहाँ पे एटम्स के ऊपर फॉल कराया। तो ये तीनों फोटॉन्स की एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की और ये जंप करके ऊपर चले गए। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग, कि आप लाइट की मदद से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा दो। उसके बाद स्टूडेंट एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि इसको ऑप्टिकल पंपिंग भी कह सकते हो या एक इलेक्ट्रॉन को हम खुद फोर्स करें ऊपर जाने के लिए, उसको आप इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हो। तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी यही चीज है और ऑप्टिकल पंपिंग भी। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन तो एक प्रोसेस का नाम है और उस इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन करने के लिए हम अगर लाइट की यूज करें तो उसको आप ऑप्टिकल पंपिंग कह सकते हो। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स, आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि इन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए। आपने यहाँ पे जिन 2 शेल्स के दरमियान इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाना है, इन फोटॉन्स की एनर्जी उन 2 के डिफरेंस के बराबर हो। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर रहे हैं फ्रॉम E1 टू E2, तो इन जो फोटॉन्स की एनर्जी होनी चाहिए, इन फोटॉन्स की एनर्जी E2 माइनस E1 के इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों शेल्स के डिफरेंस के बराबर होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन्स या एटम एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट था ऑप्टिकल पंपिंग का, जो कि आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। तो जब वो चीज डिस्कस करेंगे तो दोबारा इस चीज को एक दफा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके पास है यहाँ पे पॉपुलेशन और साथ में ये चीज यहाँ पे इन्वर्जन। सबसे पहले पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वर्जन समझने के लिए आपको नॉर्मल पॉपुलेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट जरा देखें, यहाँ पे मैंने अब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाई है और इधर आप देखें तो E1 जो है एक लोअर एनर्जी स्टेट है और E2 जो है एक हायर एनर्जी स्टेट है। और E1 में मैंने एटम्स या इलेक्ट्रॉन ज्यादा शो किए हैं
और E2 में जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स कम शो किए हैं। और स्टूडेंट N1 और N2 क्या है? N1 में कहूँगा वो नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्टेट E1 में है, और N2 वो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एटम्स जो कि स्टेट E2 में है। अगर किसी लोअर एनर्जी स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स ज़्यादा हों एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, उस चीज़ को हम नाम देते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन। तो नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होती है कि लोअर एनर्जी स्टेट में एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों और हायर एनर्जी स्टेट में एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स कम हों, उसको हम नॉर्मल पॉपुलेशन। और नॉर्मल पॉपुलेशन में है क्या? नीचे एटम ज़्यादा हैं तो N1 में एटम ज़्यादा हैं और N2 में एटम्स कम हैं, तो आप कहोगे नॉर्मल पॉपुलेशन में N1 इज ग्रेटर देन N2। तो नॉर्मल पॉपुलेशन समझ आएगा अगर आपको। फिर आप पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन आप इन्वर्जन में देखें तो पॉपुलेशन तो वर्ड वही वाला है, लेकिन इन्वर्जन वर्ड आया हुआ है। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज को इन्वर्ट कर देना। अब देखिए यहां पे क्या करना है, नॉर्मल पॉपुलेशन में क्या होता है, नीचे एटम ज्यादा हो गए, ऊपर एटम्स कम हो गए। इसी चीज को आप रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब नीचे के एटम जो ज्यादा हैं वो आप सारे के सारे ऊपर ले जाओ और जो ऊपर थोड़े से एटम्स हैं वो आप नीचे ले जाओ। इस चीज को नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में आप ऐसी डायग्राम बना सकते हो कि हायर एनर्जी स्टेट में अगर एटम ज्यादा हो और लोअर एनर्जी स्टेट में एटम्स कम हो या इलेक्ट्रॉन्स कम हो, इस कंसेप्ट को हम नाम देंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन अब इन्वर्जन में क्या था, वहां पे जो नॉर्मल पॉपुलेशन में N1 में ज्यादा थे N2 में कम थे, लेकिन पॉपुलेशन आपके इन्वर्जन में N2 में ज्यादा हो गए। N2 में मतलब हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स या एटम ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट। ठीक है। और स्टूडेंट एक चीज याद रखें कि ये एक्साइटेड स्टेट जो है ये कोई सी भी हो सकती है, ये मेटास्टेबल स्टेट भी हो सकती है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मेटास्टेबल स्टेट्स के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था मेटास्टेबल स्टेट्स हम उन स्टेट्स को नाम देते हैं वो असल में होती एक्साइटेड स्टेट्स ही हैं, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू अदर एक्साइटेड स्टेट ज्यादा हो, उस स्टेट को हम नाम देते हैं मेटास्टेबल स्टेट। और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होगा वो ज्यादा था एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, और वो 10 की पावर -3 था एज कंपेयर टू 10 की पावर -8 सेकेंड। तो इस कंसेप्ट को नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक चीज पे आते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने लेजर में लेजिंग एक्शन परफॉर्म करवाना है तो आपको पॉपुलेशन अब इन्वर्जन सबसे पहले अचीव करना होगा। पॉपुलेशन अब यहाँ पे इन्वर्जन अचीव करने का मतलब है कि आपको एक्साइटेड स्टेट में या हायर एनर्जी स्टेट में एटम्स की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है, तभी आप लेजिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हो लेजर में। और लेजिंग एक्शन का मतलब है कि आप ऐसी बीम या ऐसी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हो, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो कोहेरेंट हो, इंटेंस हो और यूनिडायरेक्शनल हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे लेजिंग एक्शन, कि ऐसी बीम प्रोड्यूस करना जिसमें वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो। तो सबसे पहले लेजिंग एक्शन करने के लिए आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी है। तो नेक्स्ट चीज ये आती है कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने कुछ एनर्जी स्टेट्स बनाई, जिसमें E1 मैंने कहले आप समझ लें ग्राउंड स्टेट है, E2 जो है एक मेटास्टेबल स्टेट है और E3 जो है एक एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, और E2 अगर यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट है तो E2 में जो लाइफ टाइम होगा वो तकरीबन 10 की पावर -3 सेकेंड होगा। E3 जो है एक्साइटेड स्टेट है लेकिन ये मेटास्टेबल स्टेट नहीं है, तो इधर जो लाइफ टाइम होगा वो तकरीबन 10 की पावर -8 सेकेंड होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जरा होता क्या है, बारी बारी जो है, पहले मैं आपको पॉइंट समझाता हूं, ये मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए हैं 3-4, उनको फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, जब हमारे पास एक एटम या इस तरह सब्सटेंस है तो उसके तमाम एटम्स जो हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पे होते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये 4 एटम्स बना दिए इधर, और ये 4 एटम ग्राउंड स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से 4 फोटॉन्स मैंने प्रोड्यूस कराए। अब इन 4 फोटॉन से होगा क्या स्टूडेंट्स, इन 4 फोटॉन्स की जो एनर्जी थी वो है एनर्जी इनकी E3 - E1। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखें स्टूडेंट्स, जो मेटास्टेबल स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स को डायरेक्ट भेजना मुश्किल है। हम किसी भी सब्सटेंस में डायरेक्टली मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स नहीं भेज सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ये जो 4 एटम प्रेजेंट थे ग्राउंड स्टेट पे, इनके ऊपर हमने 4 फोटॉन्स फॉल कराए। इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो है E3 - E1। तो किन दो के डिफरेंस के बराबर है, इस शेल और इस शेल के डिफरेंस के बराबर। तो जैसे ही ये 4 फोटॉन्स इनके ऊपर फॉल करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स
जंप करके E3 में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इनको एनर्जी ही इतनी प्रोवाइड की कि ये डायरेक्टली किधर चले जाएं, E3 में। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इधर आ गए। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें E3 जो है एक आपके पास यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट तो है, लेकिन उसकी यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, उसका लाइफ टाइम कम है, और वो सिर्फ 10 की पावर -8 सेकंड है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं यहीं पे कंप्लीटली स्टे नहीं करेंगे, वो बारी बारी नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ये एक चीज याद रखें, डी एक्साइटेशन जो है, जिस तरह एक्साइटेशन तो हमने एक सिंगल स्टेप में कर ली, हमने फोटॉन्स को एनर्जी ही अब इतनी प्रोवाइड की कि वो डायरेक्टली जंप कर गए। लेकिन जब वो डी एक्साइट करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे डी एक्साइट सिंगल स्टेप में नहीं होता, डी एक्साइटेशन अब हमेशा मल्टीपल स्टेप्स में होता है। तो वो बीच की स्टेट्स को ढूंढते हुए या उनमें से पास होते हुए आएंगे। तो जब ये डी एक्साइट करना शुरू करेंगे तो ये डायरेक्टली E1 पे नहीं आएंगे, ये कहां डी एक्साइट करेंगे, ये डी एक्साइट करेंगे इन E2 में। तो ये डी एक्साइट होके, ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके इस स्टेट में आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये और ये। लेकिन एक चीज याद रखें, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, अब इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरेंगे, इस E2 स्टेट से नीचे फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि E2 जो स्टेट है वो एक मेटास्टेबल स्टेट है। और E2 स्टेट जो मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स या जो इलेक्ट्रॉन्स स्टे करते हैं उनका लाइफ टाइम काफी ज्यादा है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में कितना टाइम ज्यादा है, 10 की पावर 5 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो होगा क्या, अब ये जो तमाम एटम्स हैं ये इस एक्साइटेड स्टेट, इस मेटास्टेबल स्टेट में जमा हो गए हैं, और ये अभी तक नीचे क्यों नहीं फॉल किए, क्योंकि इनका लाइफ टाइम ही पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमने एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्टिन्यूसली जल्दी से ये डिके कर गए थे या फॉल कर गए थे, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इनका लाइफ टाइम बहुत कम है, इसलिए ये मेटस्ट एक ऐसी स्टेट में जमा हो गए जहां पे सारे कलेक्टिवली स्टे किए हुए हैं। अब जरा पॉइंट्स पे आते हैं, फिर उनके साथ इनको दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है, मैंने आपको कहा, अब इंसिडेंट फोटॉन्स ऑफ एनर्जी E3 - E1 आर यूज्ड टू रेज द एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। हमने सबसे पहला स्टेप यही कहा था कि हमने इन एटम्स के ऊपर एनर्जी फॉल करानी है ताकि वो ऊपर जंप कर जाए, और उन फोटॉन्स की एनर्जी होनी चाहिए E3 - E1, और फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = hf। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये कहा कि ये जो एटम्स हैं ये दोबारा E1 में डिके नहीं करेंगे, तो एक्साइटेड एटम्स इन E3 डू नॉट डिके बैक टू E1 एंड डिके स्पॉन्टेनियसली टू स्टेट E2। अब देखें, अब ये जो एटम्स थे E3 वाली स्टेट में, अब इनको हमने कुछ भी नहीं किया, इन पे हमने कोई एनर्जी वगैरह प्रोवाइड नहीं की, और ये अपने टाइम के बाद, मतलब 10 की पावर -8 सेकंड के बाद खुद ब खुद असल में E2 स्टेट पे डिके कर जाएंगे। इसलिए वर्ड स्पॉन्टेनियस यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि ये खुद ब खुद असल में E2 स्टेट पे डिके कर जाएंगे। उसके बाद होगा क्या स्टूडेंट, हमने कहा कि E2 स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि E2 में जो एटम्स हैं उनका लाइफ टाइम ज्यादा है, वहां पे एटम जरा ज्यादा देर के लिए स्टे करेंगे। तो हमने कहा कि दिस लीड्स टू द, आपके पास यहाँ पे सिचुएशन दैट द स्टेट E2 कंटेन्स मोर एटम्स देन E3। अब E3 के मुकाबले में E2 में ज्यादा एटम्स क्यों हैं, क्योंकि E3 में स्टूडेंट्स जो लाइफ टाइम है वो कम है, E3 में इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स स्टे ही नहीं कर पाते, जैसे ही वहां पे एक्साइट होके जाते हैं थोड़ी ही देर के बाद 10 के पावर -8 सेकंड के बाद उनका लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा और वो E2 में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन E2 में एटम्स जमा क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ टाइम ज्यादा है। तो हमने कहा कि E2 वाली जो मेटास्टेबल स्टेट में एटम ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू E3 और एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, और इस सिचुएशन को भी हमने पीछे नाम दिया था पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं किसी भी आपके पास सब्सटेंस में। लेकिन उस सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस सब्सटेंस में जो है मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए, तब भी आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हो। अब स्टूडेंट हमने जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर ली है, तो नेक्स्ट अब हम लेजिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये लिखी हुई है कि आपने एक दफा जो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर ली, तो अब लेजिंग एक्शन जो है वो सिंपली आप अचीव कर सकते हो। अब असल में लेजिंग एक्शन में होता क्या है, अब हमने कहा कि E2 वाली जो स्टेट है उसमें एटम्स जमा हुए हुए हैं, ठीक है। और हमने स्टूडेंट्स कल एक चीज कही थी, हमने एक चीज यहाँ पे डिस्कस की थी, इसको इंड्यूस्ड इमिशन या इसको यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन। अब स्टिमुलेटेड इमिशन या इंड्यूस्ड इमिशन क्या था, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर मैंने जिस तरह अब हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स जमा तो हुए हुए हैं, लेकिन अगर मैं अब वो उन्होंने नीचे फॉल भी करना है 10 की पावर -3 सेकंड के बाद, लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि वो अपने 10 की पावर -3 सेकंड से भी पहले नीचे फॉल कर जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं इंड्यूस्ड इमिशन या स्टिमुलेटेड इमिशन। अब जरा स्टूडेंट दोबारा जरा डायग्राम पे आए।
अब अगर आप जरा डायग्राम पे ये चीज देखें तो एटम्स यहाँ पे जमा हुए हैं मेटास्टेबल स्टेट में। अब मैंने करना क्या है, मैंने एक इंटेंस बीम प्रोड्यूस करानी है। इंटेंस बीम का मतलब कि मैंने जो फोटॉन्स रिलीज कराने हैं इन सब के, वो सब फोटॉन्स कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट किस तरह होंगे, कोहेरेंट तभी हो सकते हैं जब ये तमाम के तमाम फोटॉन्स एक साथ फॉल करें। अगर मैं इसको इस स्टेट में छोड़ दूं स्टूडेंट्स, तो ये एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स नीचे तो फॉल करेंगे, लेकिन ये बारी बारी फॉल करेंगे। पहले हो सकता है इसका टाइम पूरा हो 10⁻³ यहाँ पे सेकंड, तो ये फॉल करके फोटोन रिलीज कर दे, फिर थोड़ी देर बाद ये फॉल करे, फिर थोड़ी देर बाद ये फॉल करे। लेकिन मैंने इन सबको एक साथ डी एक्साइट कराना है। इन सबको एक साथ डी एक्साइट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक फोटोन यहां से पास कराऊंगा, ठीक है। और इस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस फोटोन की एनर्जी इन दो स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। तो इस फोटोन की जो स्टूडेंट एनर्जी होगी वो होगी E2 - E1। अब होगा क्या, जब ये फोटोन इन अब एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स के पास से गुजरेगा या इनके साथ बम्बार्डमेंट करेगा, तो ये इन सबको नीचे डी एक्साइट करवा देगा। और ये इस डी एक्साइटेशन में खासियत क्या होगी कि ये तमाम डी एक्साइटेशन स्पॉन्टेनियस हो रही है, एक साथ हो रही है, अब एट अ टाइम हो रही है। तो उससे क्या होगा, जब ये चारों के चारों एटम्स या इलेक्ट्रॉन एक साथ नीचे डी एक्साइट करेंगे, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट 4 फोटॉन्स मिलेंगे। एक तो ये 4 फोटॉन्स मिले और दूसरा एक ये फोटॉन जिसने इन सब की डी एक्साइटेशन कराई, तो टोटल 5 फोटॉन। तो एक आपके पास यहाँ पे वो वाला फोटॉन था जिसने इन सब की आपके पास डी एक्साइटेशन कराई, और 4 फोटॉन वो मिले जो कि इन 4 एटम्स के डी एक्साइटेशन से हुआ। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जो एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में थे उनको हमने एक ऐसे फोटॉन के साथ बम्बार्डमेंट कराई जिस फोटॉन की एनर्जी कितनी है, E2 - E1। और उससे हुआ क्या, उससे इंड्यूस्ड इमिशन या स्टिमुलेटेड इमिशन, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। और उससे हुआ क्या कि ड्यू टू विच ऑल द एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट एट वंस गिविंग, अब ये तमाम के तमाम एटम एक साथ डी एक्साइट हुए, ये तमाम इलेक्ट्रॉन एक साथ डी एक्साइट हुए। उससे जो देखें, उससे फायदा क्या हुआ, उससे जो हमें फोटॉन्स मिले, अब तमाम फोटॉन्स जो है वो कोहेरेंट हैं, ठीक है। जब कोहेरेंट हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, ये एक एम्पलीफाइड बीम होगी, इंटेंस होगी। सेकंड चीज यूनिडायरेक्शनल, कि उन तमाम फोटॉन्स की डायरेक्शन भी एक है। और नेक्स्ट चीज है कोहेरेंट। कोहेरेंट बीम का मतलब कि उन तमाम फोटॉन्स के दरमियान फेज डिफरेंस या तो 0 होगा या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। और स्टूडेंट एक चीज आप यहाँ पे एक और चीज भी आप जो है अब इसके डायग्राम में नोटिस किएगा कि वो जो फोटॉन्स रिलीज हुए हैं उनकी डायरेक्शन भी वही है जो इंसिडेंट फोटॉन की डायरेक्शन है। तो तमाम जो फोटॉन रिलीज हुए उनकी डायरेक्शन और इंसिडेंट फोटॉन्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसको हमने यूनिडायरेक्शनल नाम दिया। स्टूडेंट्स लास्ट जो चीज है जो आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि जो लेजर ट्यूब यूज करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बताएं। तो उसकी कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स अगर आप एक चीज देखें, इसकी इस तरह हमने एक ट्यूब यूज की जिसको आप यहाँ पे लेजर ट्यूब भी कह सकते हो। इसमें स्टूडेंट्स 2 हम यहाँ पे जो है मिरर्स यूज करते हैं। एक मिरर जो है टोटली सिल्वर्ड होता है, जिस तरह आप यहाँ पे घरों में जो मिरर यूज करते हो वो टोटली 100% सिल्वर है, और उस मिरर को टोटली आप यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग कहते हो। उसके ऊपर कोई भी लाइट फॉल करे तो वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है। सेकंड जो स्टूडेंट हमने मिरर यूज किया है वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब उसको 50% सिल्वर किया है और 50% उसको हमने सिल्वर नहीं किया। तो ये क्या करेगा, कुछ लाइट बीम को पास होने देगा और कुछ लाइट बीम को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और स्टूडेंट्स ये मैंने उसमें कुछ एटम्स वगैरह बनाए जो कि ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट वगैरह का। अब उसके पीछे ये वजह क्या है, इसको हमने टोटली रिफ्लेक्टिंग और इसको पार्शियल रिफ्लेक्टिंग किया क्यों। देखें स्टूडेंट्स, यहां से समझ लें कि जैसे ही वो एक फोटोन गुजरा उसने 4 फोटोन रिलीज कराए। अब वो जो 4 फोटोन रिलीज हुए, समझ लें उन 4 में से जो है 2 फोटोन तो बाहर निकल गए, लेकिन 2 फोटोन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। और जो फोटोन रिफ्लेक्ट बैक हो गए, अब जो एटम्स अभी तक जिन्होंने स्टिमुलेटेड एमिशन शो नहीं की, वो जो पीछे की तरफ 4 फोटॉन्स गए हैं ना रिफ्लेक्ट बैक होके, वो उन एटम्स में मजीद स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे। तो समझ लें स्टूडेंट के पहले स्टिमुलेटेड अब एमिशन हुई, सिर्फ 50 एटम्स डी एक्साइट हुए, 50 फोटॉन रिलीज हुए। उन 50 फोटॉन से 20 या 25 फोटॉन बाहर चले गए और बाकी फोटॉन बाउंस बैक हो गए। ये जो बाकी फोटॉन 25 बाउंस बैक हुए, ये मजीद एटम्स को स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे। उससे होगा क्या, फोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। अगर हम सारे के सारे 50 के 50 फोटॉन यहां से बाहर निकाल देते, तो जो एटम जिन्होंने अभी तक स्टिमुलेटेड एमिशन की ही नहीं,
उनका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। तो उनको भी यूज करने के लिए हम कुछ फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट बैक करवाते हैं ताकि वो पिछले एटम्स में भी कुछ एटम जो रह गए उनमें भी स्टिमुलेटेड एमिशन कर सके, ताकि फोटॉन्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो और हमें जो लेजर लाइट मिले वो इंटेंस मिले। तो स्टूडेंट ये लास्ट में है कि फोटॉन्स जो हैं इस ट्यूब के अंदर बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, मतलब कभी फॉरवर्ड जा रहे हैं कभी फिर वो बैकवर्ड जा रहे हैं, और ये क्या काम करेंगे, दे कंटिन्यू टू यहाँ पे स्टिमुलेट अदर एक्साइटेड एटम्स टू इमिट फोटोन। तो वो एटम जिन्होंने अभी तक स्टिमुलेशन या आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन फॉलो नहीं की उनको भी ये क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे, और जब उनको भी यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे तो वो भी क्या रिलीज करेंगे, फोटोन रिलीज करेंगे। उससे फायदा क्या होगा, उससे स्टूडेंट्स फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। और फोटॉन ज्यादा होने से फायदा क्या हुआ, हमें जो लाइट मिलेगी वो इंटेंस मिलेगी, और कोहेरेंट तो डेफिनेटली है क्योंकि अब स्टिमुलेटेड एमिशन में या इंड्यूस्ड एमिशन में जो फोटॉन रिलीज होते हैं वो होते ही कोहेरेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप एक बुक की डायग्राम में एक चीज देखें, उसने 3 तरह की डायग्राम बनाई हुई है। उसने एक घर में जो नॉर्मल लाइट यूज हो रही होती है, ऑर्डिनरी लाइट, और ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है इसमें क्या, एक तो ये हर डायरेक्शन में मूव करती है। जिस तरह अगर ये एक ऑर्डिनरी लाइट है तो एक तो ये हर डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस तरह आप घर की अगर व्हाइट लाइट ही ले लें, और ये मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होती। जिस तरह अगर मैं ऑर्डिनरी लाइट यहाँ पे व्हाइट लाइट लूं तो एक तो ये इसकी कोई डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, ये अब एक तो यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है, और दूसरी चीज ये मोनोक्रोमेटिक भी नहीं है, मतलब इसमें कोई एक वेवलेंथ भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है व्हाइट लाइट में बेशुमार वेवलेंथ होती हैं। तो एक तो ये ऑर्डिनरी लाइट बुक में डायग्राम में डिस्कस किया गया है। उसके बाद इस ऑर्डिनरी लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक बना सकते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट्स पढ़ा है। और मोनोक्रोमेटिक किस तरह बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। तो फिल्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फिल्टर्स यहाँ पे इस सेंस में यूज किया गया है, ऐसे चीजें, ऐसी डिवाइसेस जो कि एक ऑर्डिनरी जो लाइट में से अब तकरीबन तमाम जो फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ को ब्लॉक कर दे और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ को पास होने दे, ऐसी डिवाइसेस को फिल्टर्स कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होगी वो अब उसकी डायरेक्शन तो हर तरह की होगी, लेकिन इसमें और एक ऑर्डिनरी लाइट में फर्क क्या होगा, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं थी, लेकिन ये क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक, इसमें एक सिंगल वेवलेंथ होगी। और स्टूडेंट जो तीसरी चीज उसने डिस्कस की है वो उसने डिस्कस की है लेजर लाइट। अब लेजर में स्टूडेंट क्या है, अब लेजर एक तो मोनोक्रोमेटिक भी है और दूसरा जो है ये यूनिडायरेक्शनल भी है, मतलब इसकी एक तो डायरेक्शन भी एक ही होगी और दूसरी चीज ये इसमें एक वेवलेंथ भी होगी। तो इसकी डायग्राम आप स्टूडेंट्स इस तरह बना सकते हैं। तो ये जो तमाम लाइट के फोटॉन्स हैं इनकी डायरेक्शन भी एक ही है और इन तमाम फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है वो भी एक ही है। तो ये आप बुक में डायग्राम देख सकते हो, लेजर के बिल्कुल लास्ट में डायग्राम बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेजर टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप अपनी क्लासेस के ग्रुप्स में लाजमी मुझे नीचे बताइएगा, ठीक है। और स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम हम जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो लेजर की टाइप स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।